दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, लेकिन साथ में एक बैड न्यूज़ भी है। जो बैड न्यूज़ है वो इशारा कर रही है कि इस बार रिजल्ट में कुछ कमजोरी रह सकती है, लेकिन जिस तरह से ये एक के बाद एक जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में एनएचपीसी में तूफानी तेजी भी आ सकती है। तो यहाँ पे इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि एनएचपीसी गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर काम करती है और साथ में अब सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा इस समय करेक्ट हो चुका है पिछले काफ़ी समय से। आप ये समझ ही सकते हो कि बाजार में जो गिरावट हो उसका असर इस स्टॉक पे देखने को मिला और जो स्टॉक 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो 100 से काफ़ी नीचे आ गया। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या स्टॉक के अंदर वीकनेस जारी है? अब आप देख ही सकते हो कि काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है फ्राइडे को भी। क्या गिरावट और आगे बढ़ने वाली है या फिर स्टॉक इस बार 100 को क्रॉस कर जाएगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और बड़े फंडा उसका रुझान क्या है स्टॉक को लेकर, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई। और ये क्यों हुआ? क्योंकि बाजार में भी 500 साढ़े 500 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट शुरू हुई और ऐसे में स्टॉक सारे नीचे आए और ये दबाव भी बढ़ा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है गौर करने वाली कि बाजार तो रिकवर हो गया दोपहर के बाद, लेकिन जो स्टॉक गिरे थे वो कोई रिकवर नहीं हो पाए। ये सारे के सारे मिड कैप स्टॉक नीचे ही रहे और काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। उनमें क्लोजिंग भी गिरावट के साथ हुई। तो आप देख सकते हो कि 87.40 के आसपास क्लोजिंग थी, 2.35% की गिरावट देखने को मिली। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, स्टॉक थोड़ा सा दबाव में जरूर दिखाई दे रहा है क्योंकि 12 अप्रैल को स्टॉक 92.25 के आसपास था जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। 15 अप्रैल को स्टॉक 88.95 के आसपास आ गया 3.6% की बड़ी गिरावट के साथ, क्योंकि बाजार में भी गिरावट का माहौल था, उसका असर देखने को मिला। लेकिन 16 अप्रैल को ये अच्छा खासा रिकवर कर गया गिरते बाजार में भी 91.20 पर आ गया 2.5% की तेजी के साथ, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल था। 18 अप्रैल को ये स्टॉक थोड़ा सा फिर गिरा 89.50 के आसपास है जहाँ पे 1.9% की हमें गिरावट देखने को मिली और 19 अप्रैल को स्टॉक आ गया 87.15 पर 2.6% की गिरावट के साथ। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक तरह से इस लेवल पे यानी 87-88 के आसपास ये एक तरह से सेटल होने की कोशिश कर रहा है एक नई छलांग लगाने के लिए, और जल्द ही इसको वो छलांग देखने को मिल सकती है इसके Q4 के बाद। अगर Q4 बेहतर आएगा तो बड़ी तेज़ी बन जाएगी या फिर थोड़ी सी और गिरावट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला किया है। यूपी गवर्नमेंट अपने वाटर बॉडीज़ के ऊपर फ्लोटिंग सोलर फार्म्स लगाने जा रही है और इसके लिए करीब 11,000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट आने वाले समय कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। और 4 से 5 साल के लिए जो फैसला किया गया है कि करीब 22,000 मेगावाट के सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी प्राप्त कर ली जाएगी। तो बहुत सारा निवेश होने वाला है। तो देख सकते हो कि वहाँ पे जो कैनाल्स हो या फिर रिवर हो, डैम हो, उसके ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। यानी इस समय ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण किया जाए, उसके ऊपर यूपी गवर्नमेंट फोकस करी है और इससे संबंधित कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी यहाँ पे बनाई जा रही है जो आइडेंटिफाई करेगी वाटर बॉडीज़ कहाँ पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा सकते हैं, किस तरह से उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो यूपी न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से भी यहाँ पे आने वाले समय पूरी स्टडीज़ की जाएगी कि कहाँ पे अलॉट किए जा सकती है, किस वाटर बॉडीज़ के ऊपर जो सोलर प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाए। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सरकार की तरफ से ये जो सोलर प्रोजेक्ट लाया जाए, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, यह एनएचपीसी को इसका बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि एनएचपीसी ऑलरेडी अग्रेसिव तरीके से अब सोलर प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम विंड प्रोजेक्ट अब नहीं करेंगे, हम सोलर प्रोजेक्ट ही करेंगे और जो भी उनका टोटल कैपेक्स है उसका 20% वो इस्तेमाल करेंगे सोलर प्रोजेक्ट के लिए। इससे पहले यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इनको ऑलरेडी एक सोलर प्रोजेक्ट मिल चुका है। ऐसे में ये आने वाले समय जो प्रोजेक्ट है सरकारी कंपनी होने की वजह से इनको मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है एनएचपीसी लिमिटेड को। तो ये जल्द ही ये प्रोजेक्ट की संभावना बनेगी। गौर करने वाली बात है कि राजस्थान और गुजरात में पहले से ही फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और इसको संभावना अब यूपी भी अपनी तरफ से तलाशना शुरू कर चुके हैं।
एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। इंडिया और भूटान मिलके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने की संभावना को तलाश रहे दोनों मिलके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिमालयन रीजन के अंदर देखें तो पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और डैम के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं। अब एनएचपीसी लिमिटेड जो 80% पूरी तरह से अपना कैपेक्स खर्च कर रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर, और ये इंडिया भूटान का जो सपना है इसमें बेनिफिट मिल सकता है एनएचपीसी लिमिटेड को। तो आने वाले समय में देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से किस तरह से जो एक बड़ी विज़न बनी हुई है कि ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करना है, उसमें आप समझ सकते हो कि ये एक बड़ा जरिया बन सकता है ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इंडिया और भूटान के बीच में जल्दी डील फाइनल होगी और उसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे, और ऐसे में एनएचपीसी लिमिटेड को एक बड़ा मौका दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की सरकारी सबसे बड़ी कंपनी है, तो बेनिफिट तो सीधा मिलेगा ही। तो ये बहुत अच्छी दो गुड न्यूज़ है, लेकिन एक यहाँ पे बैड न्यूज़ भी निकल के आ रही है, और वो है कि Q4 के दरमियान जो इंडिया की जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी है उसमें कमी आई है, यानी हाइड्रो पावर के माध्यम से जो बिजली का निर्माण हुआ वो बहुत गिर गया है। तो देख सकते हो कि इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी रहे। तो इस फाइनेंशियल ईयर करीब 8.3% की गिरावट देखने को मिल रही है जो मार्च एंड के दौरान हम देखें तो जो गवर्नमेंट डाटा की तरफ से जो यहाँ पे शेयर किया गया उसमें कहा गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कम हुआ है। अब 2020 के पहले की बात तो एवरेज 12.3% के आसपास जो जनरेशन कैपेसिटी थी वो 8.3% के आसपास आई है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कम, उसके पीछे वजह ये भी कि जो नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू नहीं किए गए ज़्यादा करके, सरकार ने इसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जो देख दो कि जो दूसरे जो रेनफॉल वगैरह और दूसरे और भी बहुत सारे रीज़न रहे जिसकी वजह से वातावरण का साथ नहीं मिलने की वजह से भी बिजली का निर्माण उतना हो नहीं पाया। तो ये जो Q4 है उसका थोड़ा सा असर तो देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस बार Q4 में थोड़ी सी कमी रहे, लेकिन जैसे कि इन्होंने अपना डैम था तीस्ता रिवर के ऊपर वो दुरुस्त कर लिया था, तो उसका फ़ायदा तो देखने को मिलेगा कि इस बार वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है तो कुछ रेवेन्यू जरूर बढ़ेगा, लेकिन हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा। रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तो यहाँ पे शानदार तेजी आएगी, लेकिन ये जो प्राइस है ये वाकई में इस समय तो कम ही प्राइस है, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना भी नहीं है, और कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं। उस हिसाब से इसमें निवेश का तो मौका बनता है। आप देख ही सकते हो इसका मार्केट कैप इस समय 87,542 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। करंट प्राइस की 87.20 की है। अब लो अगर देखें तो 14.90 का और हाई 116 का है, तो ऊपर के लेवल से ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है, यानी इसमें और ज़्यादा गिरावट की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। स्टॉक का पी 23.60 है, बुक वैल्यू इसकी 38.90 की है, और 2.12% का डिविडेंड भी कंपनी आपको देती है, यानी आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है, ये सबसे अच्छी बात है। ROC 8.49% है और ROE 10.8% है। इसकी फेस वैल्यू 10 है, तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ कि ये गिरावट क्यों हुई। तो सुबह देख सकते हो कि यहाँ पे 9:37 पर 89.05 की प्राइस से 4,06,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:46 पर 87.45 की प्राइस से 4,68,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 12:38 पर 91.90 की प्राइस से 7,50,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 1:09 पर 88.25 की प्राइस से 4,25,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो फिर 1:48 पर 88.10 की प्राइस से 4,60,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 3:01 पर 87.55 की प्राइस से 4,38,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय 3:09 पर 87.15 की प्राइस से 6,42,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:12 पर 87.10 की प्राइस से 5,41,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। और फिर बिल्कुल बाजार क्लोज होने के समय 3:27 पर 87.15 की प्राइस से 4,84,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो भले ही इस स्टॉक के अंदर गिरावट हुई हो, लेकिन इस गिरावट का फायदा उठा के बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है, यानी जिससे यहाँ पे कुछ खरीदारी के आंकड़े दिखाई दिए बाजार क्लोज होने के समय, वो इशारा करके यहाँ पे फिर एक शानदार बाउंस बैक की संभावना बनेगी। और इस गिरावट का फायदा उठा के आपको निवेश जरूर करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।